एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अब तक हम आपको अप्रोचेस के बारे में बता रहे थे कि साइकोपैथोलॉजी में कौन से ऐसे अप्रोच हैं जिनके द्वारा हम डिसऑर्डर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने आपको जेनेटिक अप्रोचेस के बारे में बताया, जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बताया, हार्मोनल फैक्टर्स को बताया। हम और भी अप्रोचेस के बारे में आपको बताएंगे। आज हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अभी हम किसी थ्योरी की बात आपको नहीं बताने जा रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बताने चल रहे हैं जिनके कारण कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर हैं या पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके होने के रास्ते या उनके बनने के रास्ते तैयार होते हैं और जो कब और कैसे प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार की विकृतियों के लिए उत्तरदायी होने लगते हैं। यानी किसी भी प्रकार की मानसिक रोग या विकृति के लिए जहां आपने पढ़ा आनुवांशिक कारक, मस्तिष्क संबंधी विकृतियां, शारीरिक रचना से संबंधित, वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में बता रहे हैं कि अगर ऐसे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं कि यदि बच्चे को पर्याप्त या व्यक्ति को पर्याप्त जो उसके लिए वातावरण होता है, उपयुक्त वातावरण उसको नहीं मिलता है, तो और यह वातावरण उपयुक्त का मतलब उसको मनोवैज्ञानिक रूप से अगर उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है तो व्यक्ति का जो समायोजन है वह दोषपूर्ण होता है और फलस्वरूप उसमें अनेक प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जो प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको मैटरनल डिप्राइवेशन के बारे में बताते हैं। मातृवंचन बहुत सीधा सा शब्द है। मातृ यानी माता से, वंचन यानी दूर रहना। ऐसा भी होता है कि जब शिशु जो है लंबे समय तक माँ के प्रेम से हटा रहता है, दूर रहता है, वंचित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें असामान्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं अब हम उनके आधार पर आपको बताते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया जिसमें कि एक ही परिवार में रहने वाले और जो संस्थाएं होती हैं जहां बच्चों को रखा जाता है, तो दो प्रकार के बच्चों को लिया गया जिसमें कि एक परिवार में रहने वाले बच्चे थे, ये अध्ययन ऐसा था, और दूसरा ऐसा था कि ऐसे बच्चे थे जो कि माता से दूर जो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो क्रेश टाइप की, उसमें रखे जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों का जो तुलनात्मक अध्ययन करके देखा गया कि ऐसे बच्चे जो कि संस्थाओं में रखकर पाले जाते हैं, इस प्रकार के बच्चों में ये देखा गया कि परिवार में रहने वाले बच्चों की तुलना में यह बच्चे किसी भी के भी प्रति कोई विशेष अटैचमेंट नहीं रखते थे। यानी अध्ययन ये बताते हैं कि जब आज की जो दौर है इसमें हम देख रहे हैं कि माता पिता दोनों ही जॉब में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं, और बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो इतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन जिस समय यह बच्चा छोटा होता है उसकी टाइमिंग अलग होती है, तो ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों को कई बार मेट के भरोसे, कई बार ये ऐसी संस्थाओं में रखते हैं तो जहाँ पर इस बच्चे को
एक रहने का स्थान तो जरूर मिलता है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो इसको वह जो माँ की गोद से एक संपर्क से, माँ से जो उसे एक उत्तेजना, एक गर्मी, एक प्यार, एक कोमलता, संवेगात्मक वातावरण जो प्राप्त होता है, एक जो लगाव, प्रेम, आकर्षण, ये बातें उसे एक संस्था के द्वारा नहीं मिलती है। चाहे जितना भी इन संस्थाओं में बच्चों को देखभाल किया जाए, किंतु उन्हें पारिवारिक वातावरण नहीं मिलता है। इस कारण से ऐसे बच्चा जो है दूसरों से सीखता है, लेकिन उसे सीखने का अवसर नहीं मिल रहा है। उसके लिए हर बात एक अलग तरह की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा वह लगाव, वह अनुराग, वह प्रेम नहीं सीख पाता है। हालांकि ये जो अध्ययन किए गए उसमें ये पाया गया कि इस प्रकार के बच्चों में दूसरों से सहायता प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी देखी गई, प्रसन्नता की प्रवृत्ति भी देखी गई, आराम की प्रवृत्ति भी देखी गई। इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट था, इमोशनल डेवलपमेंट था, वह चीज़ें जो अन्य बच्चे जो फैमिली में रहते हैं, इनका भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब अन्य बच्चों की तुलना में कहीं से कम नहीं थी, बल्कि सामान्य थी। यह एक तरह से कहा जाए तो ये बच्चे जल्दी समझदार भी हो जाते हैं। लेकिन वह जो अटैचमेंट की हमने बात की, वह इनमें नहीं पाया गया। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि यदि 1 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को ये संस्थानों में अधिक समय के लिए रखा जाता है, तो ऐसे बच्चों में इस प्रकार जो बच्चे दूर रखे जाते हैं, उनमें एबनॉर्मेलिटी के केस उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में एक अध्ययन बेरेस और ऑबर्स ने भी किया और इन्होंने 38 किशोर आयु के बच्चों को लिया और इन बच्चों को उनके जीवन के आरंभिक काल में, यानी ऐसे बच्चे इनके अध्ययन के वो थे, 38 ऐसे किशोर बच्चे थे कि जब यह बच्चे 3 सप्ताह के थे से लेकर 3 वर्ष के थे, यानी वो अब बड़े हो चुके थे, तो ऐसे बच्चे जो 3 सप्ताह से लेकर 3 वर्ष के थे और इनका पालन पोषण शिशु संस्थानों में कर रखा गया। जब यह बच्चे शिशु संस्थान से निकले तो इनकी जो आयु थी वह 16 से 18 वर्ष की थी, यानी यह एक तरह से बाल्यावस्था, शैशवावस्था जिसको कह लीजिए, कि 3 हफ्ते से लेकर 3 वर्ष के बीच के बच्चे जिन्हें कि ऐसे संस्थानों में डाल दिया गया और कई वर्षों तक यह इन संस्थानों में रहकर ही पाले गए थे। तो ये जो सैंपल लिया गया था यह 38 टीन एजर्स का था और पाया गया कि इनमें 4 ऐसे थे जो साइकोसिस के रोगी थे, यानी मनोविक्षिप्तता के। 4 ऐसे थे जो मानसिक दुर्बलता के शिकार थे और 2 ऐसे थे जो साइकोन्यूरोसिस के थे, और इसके अलावा भी अन्य में जो था कुछ कैरेक्टर डिसऑर्डर पाए गए। तो ऐसे में केवल 6 या 7 ही ऐसे किशोर इनको मिले 38 में से जो कि सामान्य या समायोजित प्रकार के थे। ये तो हुई शिशु संस्थानों में भेजने के कारण डिप्राइवेशन होना, क्योंकि ये घर में नहीं रहने का है। किंतु यह भी देखा गया है कि यदि परिवार में बच्चा रह रहा है, और कई बार ये देखा गया है कि जो माँ होती है उसे स्वयं को ही
अपना बच्चा पसंद नहीं आता है। ऐसी स्थिति में माता जो है उस बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाती है। तो एक तरह से ऐसा बच्चा जो होता है वह शिशु संस्थान में नहीं है वो घर में ही, लेकिन माता से उसे वह प्रेम नहीं मिल पाता है। जो सुविधा उसे माता से मिलनी चाहिए, जो लगाव मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। माँ जो है, चूँकि वह नहीं चाहती है, एक तरह से ये नेग्लेक्टेड चाइल्ड होता है, तिरस्कृत बच्चा होता है, क्योंकि माँ को पसंद ही नहीं होता है इस बच्चे को जन्म देना या आना। ऐसी स्थिति में माँ ऐसे बच्चे को पनिश भी कर सकती है, नेग्लेक्ट भी करती है, और यह नेग्लेक्टेशन या पनिशमेंट बच्चे में एक तरह से टेंशन देते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जिद उत्पन्न होती है, और इसके कारण जो बच्चा है उसका जो विकास है वह दोषपूर्ण होता है। और इस तरह के अध्ययनों में यह भी देखा है कि अगर छोटे बच्चे को जो माँ फीड कराती है और वह भी अगर तरीका उसका लगाव पूर्ण नहीं होता है या झटके से फीड कराना छुड़ा देना, तो भी बच्चे में अनेक प्रकार के ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो बच्चे में कॉम्प्लेक्स को लाते हैं, बच्चे को एग्रेसिव बनाते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, उसमें असुरक्षा के भाव उत्पन्न करते हैं। यानी घर पर भी माँ से यदि शिशु वंचित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसमें असामान्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु यह डिपेंड करता है कि जो घर में रहने वाला बच्चा है वह उस पर वंचन की कौन सी स्थिति है, कि जैसे वह माँ से वंचन की उसकी आयु क्या है, उस समय बच्चे की शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, कितने समय के लिए वंचित है, और इस वंचन की अवधि में, इस डिप्राइवेशन की अवधि में, ड्यूरेशन में बच्चे की देखभाल कौन करता है। इन सब फैक्टर्स का प्रभाव बच्चे के भविष्य पर पड़ता है, और ऐसा भी देखा गया है कि इसके कारण बच्चे में अनेक प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न्स। विकृत पारिवारिक प्रतिमान। विकृत पारिवारिक प्रतिमान का मतलब है ऐसे पारिवारिक वातावरण, ऐसे परिवार जिनका कि वातावरण सामान्य नहीं होता है। बच्चा जो है उसकी सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने परिवार से ही होती है, और जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के द्वारा नहीं होती है तो उसमें मनोवैज्ञानिक कारक विकृतियां उत्पन्न होने लगते हैं, और इसमें मुख्य रूप से फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता है, माने दोषपूर्ण जो पैतृक संबंध हैं बच्चे के साथ, इसके कारण इस प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रिजेक्शन के बारे में, तिरस्कार के बारे में। बच्चा जो है माता पिता से प्रेम चाहता है, स्नेह चाहता है। यह स्नेह और प्रेम मात्र उसको क्षणिक संतुष्टि नहीं देता है, बल्कि उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप होने में, निर्मित होने में सहायक होता है। यदि बच्चा जो है माता पिता से उपयुक्त स्नेह नहीं पाता है
तो ऐसी स्थिति में तिरस्कार किए जाने पर अनेक प्रकार के असामान्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे उस बच्चे में भय की भावना, असुरक्षा की भावना, ईर्ष्या, विरोध, ये सब प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, अत्यधिक स्नेह की चाहत इनमें उत्पन्न होती है। यह सामान्य बालकों की अपेक्षा यह अधिक या अतिरंजित स्नेह चाहने वाले हो सकते हैं। एक बच्चे पर इस प्रकार के तिरस्कार का कितना प्रभाव पड़ेगा, यह डिपेंड करता है कि यह तिरस्कार किसके द्वारा किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। और यह जो नेग्लेक्ट बच्चे को किया जा रहा है, वह कब किया जा रहा है, कितनी तीव्रता से किया जा रहा है, और इस तिरस्कार करने का तरीका क्या है। इस संबंध में हर्ले 1965 ने अपने अध्ययन में ये पाया कि यदि यह तिरस्कार जो है, जो प्रारंभिक स्कूल अवस्था है, जो प्राइमरी स्कूल एज है, उसमें किया जाता है, तो अगर यह तिरस्कार जो है प्राइमरी स्कूल एज पर किया जाता है, तो यह देखा गया है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, वह सामान्य बालकों की अपेक्षा कम हो जाती है। इस संबंध में प्रिंगल 1965 ने भी ये देखा कि जिन बच्चों में, ऐसे बच्चे जो बाल्यावस्था में तिरस्कृत किया जाता है, बड़े होकर ऐसे बच्चे न दूसरों को स्नेह दे पाते हैं, और न ही जो ऐसे बच्चे हैं वह किसी का स्नेह प्राप्त कर पाते हैं। इसी संबंध में लैंगर ने भी अपने अध्ययन में पाया कि जो शहरी बच्चे होते हैं, उनमें अनेक प्रकार की, इस प्रकार के डिसऑर्डर होने की संभावना ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा अधिक हो सकती है। किंतु वर्तमान में ये फैक्टर्स कितने, कब, कहाँ और किस तरह से परिणाम देंगे, इसका प्रभाव इससे भी है कि किस तरह से बच्चों को किस मात्रा में तिरस्कृत किया जा रहा है। झूठ बोलने और चोरी करने जैसी आदतों का संबंध भी इस प्रकार के तिरस्कार से पाया गया है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जिन बच्चों को तिरस्कृत किया जाता है, उनमें इस तिरस्कार के कारण, रिजेक्शन के कारण एग्रेसिव बिहेवियर उत्पन्न होता है। और इस संबंध में हुए अनेक अध्ययन यह बताते हैं कि सामाजिक एकाकीपन, कुसमायोजित विकृतियां और मनोविदलता जैसी विकृतियां इस प्रकार के तिरस्कार से उत्पन्न हो जाती हैं। इस संबंध में अब हम आगे आपको बता रहे हैं ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन यानी कि अति संरक्षण। अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ऐसे माता पिता, देखिए, चाहे तिरस्कार हो, अगर वह भी एक तरह से अति अवस्था है कि प्रेम के विपरीत की, और अति संरक्षण ये अत्यधिक लगाव की अवस्था है। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे को अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने नियम कानून, इन सब के द्वारा, इन सब से सीखने का अवसर नहीं देते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेने देते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको किसी प्रकार का जोखिम नहीं दिया जाता, उन्हें किसी भी तरह से, जैसे न बहुत अधिक दूसरों से मिलना जुलना, न कोई कार्य करने दिया जाता है, जिनका बहुत अधिक देखभाल होता है, तो ऐसे स्थिति में ये पाया गया है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनमें जो है वह
आत्मनिर्भरता की भावना नहीं उत्पन्न होती है। इनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है और अत्यधिक संरक्षण की जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि जो माता पिता हैं बच्चे की प्रत्येक आवश्यकता को खुद पूरा करते हैं और इसके कारण जो बच्चा होता है उसके व्यवहार में अनेक प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और ऐसा बच्चा जो होता है वह चूंकि आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसमें विश्वास की कमी होती है, तो इस बच्चे में अनेक प्रकार की असामान्यताओं के लिए रास्ता निर्मित होने लगता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ऐसे बच्चे जिनमें अति संरक्षण जिनको मिलता है उन बच्चों में दूसरों पर निर्भर होने की भावना, दमित आक्रामकता और एक तरह से डिपेंडेंसी, आश्रितता, भय, यह सब फीलिंग अधिक उत्पन्न होती है। अध्ययन में जो इस संबंध में अध्ययन किए गए हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के संबंध में, ये देखा गया है कि जब बच्चे को अत्यधिक छूट या उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्ति की जाती है तो इस तरह के जो फैक्टर होते हैं वह भी बच्चे को सामान्य की बजाय असामान्यता की ओर ले जाते हैं। कोलमैन 1976 ने ये कहा है कि जिन बच्चों की अत्यधिक इच्छा पूर्ति होती है वे ऐसे बच्चे जो होते हैं हमेशा स्वार्थी प्रकार के, कुछ न कुछ डिमांड करने वाले, मांगने वाले प्रकार के हो जाते हैं। सीयर्स 1961 ने भी अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया कि ऐसे माता पिता जो कि अपने बच्चों को अत्यधिक छूट देते हैं, ओवर प्रोटेक्शन हो या ओवर परमिसिवनेस हो, दोनों ही स्थितियां जो अति की स्थितियां हैं वह दोनों ही जब सामान्य से अलग हम व्यवहार देंगे बच्चे को तो निश्चित रूप से बच्चा भी असामान्य प्रकार के व्यवहार को ही एडॉप्ट करेगा। तो अध्ययन में देखा गया है कि जब माता पिता जिन बच्चों को बहुत अधिक छूट देते हैं तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वह एंटी सोशल बिहेवियर यानी समाज विरोधी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं और आक्रामक व्यवहार प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि अनरियलिस्टिक डिमांड्स, अवास्तविक इच्छाएं, अवास्तविक चाह। बहुत से माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा हर काम में दूसरे बच्चों से अलग हो, आगे हो, उसको पहले ही नंबर में आना है। कोई भी एक्टिविटी हो वह ये ध्यान नहीं देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कि हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। कुछ बच्चे कुछ क्रियाओं में आगे हो सकते हैं, कुछ क्रियाओं में आगे हो सकते हैं, लेकिन जो डिमांडिंग पेरेंट्स होते हैं उनकी इच्छाएं इस प्रकार की होती हैं कि वह हर जगह अपने बच्चे को आगे देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की चाहत वाले जो माता पिता हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं उनकी वह अपने बच्चों की वास्तविक क्षमताओं को नहीं पहचानते हैं। जो क्षमताएं उनमें हैं उसको न पहचान कर, और अगर बच्चा फर्स्ट आने के बजाय सेकंड आता है या किसी खेल में पहले नंबर पर नहीं है, दूसरे पे है, तो ऐसे जो माता पिता होते हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो बच्चे केवल पार्टिसिपेट किए तो भी खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनका बच्चा पहले के बजाय दूसरे नंबर पर आ गया तो इसका मतलब उनके बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है। और ऐसे माता पिता अपने बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं वो बहुत ही मतलब
एक तरह से अवमूल्यन करते हैं, आत्म मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं करते हैं। और जब बच्चों का अवमूल्यन होता है, डीवैल्यूएशन होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे में फ्रस्ट्रेशन या कुंठा उत्पन्न होती है। और यह कुंठा जो होती है उसके आगे आने वाले रास्तों के लिए बहुत बड़ी बाधा बनकर तैयार होती है और उसमें अनेक प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में कूपर स्मिथ ने 1967 में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए। इनका ये कहना है कि इस संबंध में यह जो कारक पर जो उन्होंने कहा कि जो बालक है उसके प्रति माता पिता की जो अवास्तविक प्रत्याशा, जो माता पिता की एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वह बहुत निम्न हो, विकृत हो या लक्ष्मण रेखा की तरह पक्की हो, यह सभी बच्चे में दोषपूर्ण विकास और कुसमायोजन को उत्पन्न करती है। इस संबंध में फॉल्टी डिसिप्लिन की भी हम बात कर रहे हैं। फॉल्टी डिसिप्लिन का मतलब है दोषपूर्ण अनुशासन। दोषपूर्ण अनुशासन यानी जो नियम, जो कायदे, जो कानून हैं जिनसे कि एक बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, उचित अनुचित का ज्ञान करता है, अगर यही दोषपूर्ण है तो बच्चा उचित अनुचित के बजाय अनुचित प्रकार के पैटर्न में पलता है। माता पिता को यह ध्यान देना होता है कि परिवार का जो वातावरण है वह किस प्रकार का होना चाहिए। न अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही बहुत ही ज़्यादा ढीला या खुला होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अगर बच्चा गलत क्रियाएं कर रहा है तो आवश्यक है उसको सजग करना, अवेयर करना, दंड देना, डांटना, ये सब भी आवश्यक है। लेकिन इसकी मात्रा एक निश्चित होनी चाहिए। ये अत्यधिक दंड या अत्यधिक खुलापन दोनों ही दोषपूर्ण है। ऐसी अवस्था में बच्चा सही व्यवहार प्रतिमान को नहीं सीख पाता है। और ये देखा गया है अध्ययन में कि जिन परिवारों में माता पिता बच्चों के साथ सही अनुशासनात्मक व्यवहार नहीं रखते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, जब ऐसे बालक को कड़े अनुशासन के साथ शारीरिक दंड दिया जाए तो बालक जो होता है वह नियम तोड़ने वाला या आक्रामक प्रकार का होता है। इसलिए अनुशासन इस प्रकार का हो कि बच्चे को इसका पूरा लाभ मिल सके। लाभ इस दृष्टि से मिल सके कि वह उपयुक्त और अनुपयुक्त दोनों प्रकार के व्यवहार में डिफरेंस करना सीख सके, वह अंतर करना सीख सके, वह सोशल वैल्यूज को सीख सके। और जितना ज़्यादा सामाजिक मूल्यों को बच्चा सीखेगा उतना ही उसका समायोजन अच्छा होगा और उसका नैतिक विकास अच्छा होगा। और बालक जो है ऐसे कार्य करने लगता है जो कि समाज द्वारा उससे उम्मीद की जाती है। इसके अलावा फॉल्टी कम्युनिकेशन दोषपूर्ण संप्रेषण, यानी ये दोषपूर्ण संप्रेषण कहाँ? परिवार के सदस्यों के बीच। जब परिवार के सदस्यों के बीच जो वार्तालाप है, संप्रेषण है, संवादशीलता है, यह उपयुक्त प्रकार की नहीं होती है। जब ये देखा जाता है कि बातचीत का ढंग अनुपयुक्त प्रकार का, सही ढंग का नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे होते हैं उनमें जो उनका जो एक पैटर्न होता है, बिहेवियर पैटर्न होता है, वो सही ढंग का विकसित नहीं होता है। ऐसे परिवार जिनमें अविश्वास, घुटन,
अलगाव आदि के सिम्टम्स होते हैं, यानी जिनमें एक दूसरे के प्रति शक, शंकाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे परिवार में सामान्य व्यवहार के बजाय असामान्य व्यवहारों को बढ़ावा मिलता है। अध्ययनों में ये पाया गया है कि ऐसे किशोर जिनमें विकृत संवेगात्मकता होती है, उनमें दोषपूर्ण संवादशीलता भी होती है। तो ये माना गया है कि जहाँ परिवारों में सही समायोजन, सही उपयुक्त संवादशीलता होती है, वहाँ इस प्रकार की विकृतियाँ कम पाई जाती हैं और आपसी जो अंतःक्रियाएं हैं वह जो हैं वह हमेशा हेल्पिंग प्रकार की होती हैं, सहयोगी प्रकार की होती हैं। इस संबंध में ये भी देखा गया है फॉल्टी पेरेंटल मॉडल्स, जो पैतृक प्रतिरूप है, यानी बालक जो है सर्वप्रथम अगर किसी का अनुकरण करता है तो वह उसके माता पिता होते हैं, और अगर माता पिता जिनका कि बच्चा अनुकरण कर रहा है वह उसके लिए मॉडल होते हैं, और यह मॉडल ही अगर दोषपूर्ण है तो बालक का व्यवहार भी इस प्रकार का होगा कि उसमें अनेक प्रकार की कमियां, त्रुटियां, गलत आदतें, व्यवहार दिखाई देंगे। ऐसे पेरेंट्स जिनमें जो इमोशनल मतलब एक तरह से अनुपयुक्त संवेगात्मकता पाई जाती है, ऐसे पेरेंट्स जिनमें नशे की आदत होती है, जो कुसमायोजित प्रकार की होती हैं, इनके बच्चों में भी विकृतियां पाई जाती हैं। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उनसे ये पता लगता है कि ऐसे परिवार जहां माता पिता का जो पैटर्न है, व्यवहार पैटर्न है, जो माता पिता हैं वह गलत आदतों वाले, गाली गलौज करने वाले और बच्चों के साथ तिरस्कार करने वाले, त्रुटिपूर्ण व्यवहार वाले होते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो बालक होता है वह भी बड़ा होकर असफल और कुसमायोजित प्रकार का होता है। फिर भी ऐसा बहुत अधिक नहीं देखा गया है। यह भी पाया जाता है कि अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं उन पर अपनी जो पेरेंटल मॉडल है इसका असर होता है, लेकिन ये 100% हो इसका बहुत जरूरी नहीं है। इस संबंध में पारिवारिक संरचना से संबंधित भी कुछ कारक महत्व रखते हैं। पारिवारिक संरचना से संबंधित जो कारक हैं, ऐसे परिवार जो कि दोषपूर्ण जिनकी संरचना है, जिनमें बालक के माता पिता के साथ संबंध, ये सब चीज़ें त्रुटिपूर्ण हैं, वह उसमें मुख्य रूप से ऐसा परिवार जो है वह असामान्यताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अनुपयुक्त परिवार, इनएडिक्वेट फैमिली। अनुपयुक्त परिवार ऐसे परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को जो उपयुक्त माने जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह भी देने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में जो है साधनों का बहुत अभाव होता है, और इन परिवारों के जो बच्चे होते हैं वह अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य बाहरी सोर्सेस पर, अन्य बाहरी स्रोतों पर आधारित होते हैं, जिसके कारण ये बच्चे जो होते हैं अपरिपक्व, इमैच्योर्ड प्रकार के रह जाते हैं। इनमें एजुकेशन का भी अभाव पाया जाता है, यानी शिक्षा का अभाव होता है, और इनका जो मानसिक विकास है वह बहुत उपयुक्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों की
मानसिक रूप से दुर्बल होने की संभावना बढ़ जाती है। बाधित परिवार, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज। बाधित परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें माता या पिता या दोनों का ही जो व्यवहार होता है वह बहुत ही असामान्य प्रकार का होता है। जैसे माता पिता के आपस के झगड़े, यानी परिवार का जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है वह अस्थिर प्रकार का होता है। और बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें देखते हैं माता पिता को बच्चे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में क्रोध करते हैं, और यह क्रोध जो है वह उतरता है अक्सर परिवार के बच्चों पर। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा उस परिवार में पल रहा होता है वह हमेशा जो है तनावग्रस्त रहता है और उसे एक भय, असुरक्षा बना रहता है, क्योंकि माता पिता जब भी झगड़ते हैं वह जो चीज उतरती है बच्चे पर उतरती है। अध्ययन में ये देखा गया कि जो बाधित परिवार के बच्चे होते हैं उनमें मानसिक विकार के होने की संभावना अधिक हो जाती है। कॉक्स 1997 ने बताया कि इस प्रकार के परिवार में जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अध्ययन ये भी बताते हैं कि ऐसे परिवार में जो बच्चे होते हैं वह हर समय भयभीत भी रहते हैं, और वह क्योंकि हमेशा अपने जो बच्चे होते हैं वह माता पिता को अक्सर तनावपूर्ण स्थिति में या झगड़ते ही देखते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों में एक तनाव और कुसमायोजन उत्पन्न होता है। एंटी सोशल फैमिली, समाज विरोधी परिवार। हर समाज के कुछ नियम, मूल्य, कानून, कायदे होते हैं और इस नियमों का, मूल्यों का पालन समाज के लोग करते हैं। ऐसे परिवार जिनमें सामाजिक मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, यानी परिवार में जो सदस्य होते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में ऐसे व्यवहार करते हैं जो कि समाज के द्वारा मान्य नहीं होता है, तो बच्चा जो है अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के द्वारा ऐसे व्यवहारों को सीखता है जो कि समाज के अनुकूल नहीं होते हैं, समाज द्वारा मान्य नहीं होते हैं। और इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं वह जब बच्चा सीखेगा तो निश्चित रूप से उसमें आगे चलकर एबनॉर्मेलिटी आप समझ रहे होंगे बच्चे कि जो समाज विरोधी व्यवहार है इसको भी हम एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, डिसऑर्डर ही कहते हैं। तो कोलमैन ने भी इस संबंध में कहा है, कोलमैन 1964 ने, कि एक केस का उन्होंने उदाहरण दिया है कि 12 वर्ष की एक ऐसी बालिका जो कि अपने जीवन के संबंध में लिखती है कि जब मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी तो किसी धनी वृद्ध व्यक्ति से विवाह करके उसका सारा धन लेकर उसे डाइवोर्स दे दूंगी, फिर ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जिसके जो कि अच्छा हो, सुंदर हो, उसके बाल अच्छे हों, और यदि इसने गड़बड़ की तो इसको भी छोड़कर किसी अन्य से विवाह कर लूंगी। मैं बच्चे नहीं चाहती हूँ। यह थी एक 12 वर्ष की बच्ची की फीलिंग कि वह 18 वर्ष की होगी तो वह कैसा कार्य करेगी। उसने जो कुछ भी लिखा इसमें किसी भी तरह की सामाजिक नियम, कायदे, मूल्य तो दूर की बात है,
एकदम समाज विरोधी एक्टिविटी कि विवाह जैसी चीज का कोई महत्व नहीं, मुख्य मकसद अपनी इच्छा या स्वार्थ की पूर्ति करना, और कोई भी चीज जो है स्वार्थ के लिए करना, चाहे वो विवाह ही क्यों न हो और उसको कई बार भी करना हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है यह केवल एंटी सोशल बिहेवियर के अंतर्गत नहीं आती है, एक इमोरल स्टैंडर्ड भी है, एक अनैतिक आदर्श है। और यह लड़की अभी तो 12 वर्ष की उम्र में इसने यह विचार दिए हैं। अगर यह विचार इसके अपनी परिपक्व अवस्था तक बने रह गए और विवाह भी उसने अगर इसी तरह के उससे किया, तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान किस प्रकार की होगी, इस संबंध में कल्पना ही काफी भयंकर है। यह सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसे माता पिता की संतान अगर वास्तव में माता पिता का स्वरूप इस प्रकार का हो, तो इनसे होने वाली संतानें कितने नैतिक नियमों आदर्शों का पालन करने वाले होंगे। इस संबंध में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम आपको अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में कल फिर आगे आपको बताएंगे, और यह बताएंगे कि जो भग्न परिवार होते हैं यानी ब्रोकन होम्स होते हैं, या अर्ली साइकिक ट्रॉमा स्थिति जो होती है, मतलब बाल्यावस्था के मानसिक आघात जो होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको कल के टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू।